नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की क्लास जीके की पाठशाला में। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मैदान को ना छोड़ा जाए और इंतज़ार में भी समय बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि गतिशीलता ही सफलता है। हमें लगातार प्रयास करते रहना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, इंतज़ार में रहेंगे कि जब मिलना होगा हमें सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, लगातार कोशिश करते रहिए और अपनी सफलता के पथ पर आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो अधिनियम बनाए थे भारत में, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किए थे। और उनमें कौन कौन से नियम आते हैं? एक तो रेगुलेटिंग एक्ट होता है 1773 का, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर 1786 का अधिनियम, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या पढ़ा था दोस्तों हमने? 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने औद्योगिक क्रांति उस टाइम पे आ गई थी और दूसरी कंपनियों ने दबाव डाला ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कि हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार कुछ कम कर दिए और प्रशासनिक अधिकार जो हैं वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए। अब जो व्यापारिक अधिकार कम कर दिए उसमें क्या आते हैं? चीन, चाय, अफीम, इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। बाकी और जो कुछ भी व्यापार करना होगा और कंपनियां आकर कर सकती हैं। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि व्यापारिक अधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिए गए और प्रशासनिक अधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिए। तो व्यापारिक अधिकार क्या समाप्त कर दिए कि जो चीन, चाय और अफीम के साथ व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सिर्फ वही कर सकती थी वो उसके संग व्यापार, तो वो भी समाप्त कर दिया। अब कोई भी कंपनी आएगी भारत में और आकर व्यापार करने लग जाएगी किसी भी वस्तु के साथ। तो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में ही। तो चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर के द्वारा ही, अच्छा कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर के द्वारा बनाए गए कानून को नियामक नहीं अपितु अधिनियम कहा गया। गवर्नर के द्वारा बनाए गए कानून को नियामक नहीं अपितु अधिनियम कहा गया। फिर गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, जो किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उस समय 4 थी, और पिट्स इंडिया एक्ट में कितनी कर दी गई थी? 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। वो 1833 के चार्टर अधिनियम में दोबारा 4 कर दी गई। क्या कर दी गई? गवर्नर जनरल की परिषद संख्या दोबारा 4 कर दी गई। जो पिट्स इंडिया एक्ट में 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, उसे 1833 के चार्टर एक्ट में दोबारा परिषद संख्या 4 कर दी गई। फिर 1833 में संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाया गया। और चौथा सदस्य जो होता था दोस्तों, वो होता था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी भाषा को भारत में प्रसारित या प्रचारित करवाया, क्योंकि जब दूसरी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करने लग गई थी, तो वह अगर अपने साथ अधिकारी या
सहयोग करने के लिए अधिकारी लाते या जो भी कर्मचारी लाते तो वह ज़्यादा पैसा लेते। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही लोगों को शिक्षित करें और उन्हें अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा दें, क्योंकि सारा काम तो उनका अंग्रेज़ी भाषा में ही होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ भारत के लोगों को ही शिक्षित करा जाए और उन्हें अंग्रेज़ी भाषा में अंग्रेज़ी भाषा में एक्सपर्ट बनाया जाए। इसलिए फिर लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया, विधि सदस्य के रूप में वह बनकर आया और उसने ही अंग्रेज़ी भाषा का यहाँ प्रचार प्रसार करा। अब देख लीजिए, अंग्रेज़ी भाषा अभी तक हमारी ऑफिसों में भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा का रूप बहुत बड़ा हो गया है और हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं कुछ कम रखा गया है और अंग्रेज़ी भाषा हिंदी भाषा से आगे निकल रही है, ये आप देख रहे हैं। तो यही हुआ दोस्तों, जो 4 सदस्य थे, जो गवर्नर जनरल की परिषद संख्या में 4 सदस्य थे, उसमें चौथा सदस्य था मैकाले। कौन सा सदस्य था? मैकाले था और उसने ही अंग्रेज़ी भाषा को भारत में प्रसारित किया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग भी बना। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग भी बना। सरकारी सेवाओं के चयन हेतु 1833 के चार्टर एक्ट में बता रही हूँ मैं आपको कि सरकारी सेवाओं के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी। कहाँ होगी? लंदन में होगी। फिर धारा 87 में कहा कि सरकारी चयन में जाति, वर्ण, धर्म आदि के लिए भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये धारा 87 में कहा गया। लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस नियम को नहीं माना। उन्होंने क्यों नहीं माना? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भारतीय हमारे बराबर आ जाएंगे, हमारे बराबरी में आके काम करने लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रावधान को नहीं माना। और तब भारतीयों को पता चला कि हम दासता के रूप में यहाँ रह रहे हैं, हम दास बनकर रह रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो और इसमें क्या हुआ दोस्तों, 1800 जो ये बेंटिक है, 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और उन्हीं के समय इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से कब 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा जो आप जानते हैं कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, ये आपको पता होगा। तो ये सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ 1829 में समाप्त कर दी थी। फिर भारत को पहली बार बड़ा उपनिवेश कहा गया। पहली बार बड़ा उपनिवेश कहा गया क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और विदेशों की जनसंख्या देख लीजिए आप, बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। और हमारा जो भारत है उन्हीं की वस्तुएं यूज़ कर रहा है, उन्हीं की चाइनीज़ जो भी फ़ोन आ रहे हैं और कार आ रही हैं, साइकिल आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब विदेशों से बनकर आ रही हैं और उन्हीं की वस्तुएं हमारा भारत यूज़ कर रहा है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा उपनिवेश है हमारा भारत। फिर पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया और बंगाल को आगरा व बंगाल में विभाजित करने की योजना बनाई गई, लेकिन वह असफल रही। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एकमात्र प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई, क्योंकि व्यापारिक अधिकार तो उनसे छीन लिए गए थे। अब सिर्फ वह प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई और व्यापार का एक अधिकार तो पूर्णतः समाप्त हो ही गया। आपको बताया ही है मैंने कि उनसे व्यापारिक एकाधिकार ले लिए थे और कोई भी कंपनी आकर भारत में शासन कर सकती थी। फिर भारत में अंग्रेज़ों को मुक्त निवास भी मिल गया। मुक्त निवास तो मिल ही गया उन्हें, आराम से वो यहाँ रहते थे और हमें तो वो गुलाम समझते थे, भारतवासियों को गुलाम समझते थे, दास समझते थे। कुछ काम उन्होंने अच्छे करे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी ठीक नहीं करा, कुछ काम उन्होंने अच्छे करे हैं,
लेकिन उनको यहाँ से जो जाना पड़ा वो उनके बुरे कार्यों की वजह से ही उन्हें जाना पड़ा यहाँ से। नहीं तो अगर वो यहाँ रहते और हमें अपना समझते, अपने परिवार की तरह समझते, अपनी प्रजा की तरह समझते, तो वो बहुत कुछ कर सकते थे हमारे भारत में रहकर। हमारे भारत का बहुत उत्थान भी कर देते वो। लेकिन उनमें क्या आ गई? ईर्ष्या की भावना आ गई। ईर्ष्या की भावना क्या होती है कि मतलब अपना अपना देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। भारतवासियों को गुलाम समझकर रखा, उनसे गुलामी भी करवाई और उनके दुख दर्द नहीं समझे। तभी इतने आंदोलन हुए, इतने सारे लोग शहीद हुए। अगर ऐसे कार्य नहीं होते तो वो बहुत टाइम तक यहाँ रह सकते थे। दोस्तों को मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे भारत में आकर राज करना चाह रहा है तो उसे उस देश की जनता को भी समझना पड़ेगा, उसके दुख दर्द में उसका साथ देना पड़ेगा और उनकी जो भी परेशानियां हैं उनके लिए उन्हें खड़ा उठना पड़ेगा। तभी वह यहाँ टिक सकते हैं। अगर वह दूसरे लोगों को अपना गुलाम समझे, दास समझे, तो वो कैसे रह लेंगे? नहीं रह सकते। तभी ये लड़ाइयाँ होती हैं, आंदोलन होते हैं। और अभी भी देख लीजिए आप, बॉर्डर में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे देश को, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। और कितने सारे लोग आतंकवादी बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि उनमें ईर्ष्या की भावना डाल दी गई है कि ये भारत हमें ये नहीं दे रहा या ये कोई भी देश हमें ये नहीं दे रहा, इसलिए इतने सारे लोग शहीद होते हैं। अगर सब लोग मिल के रहें तो कभी लड़ाई ना हो, मगर ऐसा लोग समझते नहीं हैं। तो भारत में अंग्रेजों को मुक्त निवास मिल गया। 1837 में फारसी के स्थान पर अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया। फारसी भाषा का प्रयोग कौन करता था? मैंने बताया था आपको क्लास में, महमूद गजनवी करता था, फारसी भाषा का प्रयोग करता था वो। उसके बाद मुग़लों ने भी फारसी भाषा का ही प्रयोग किया। और वो फारसी भाषा कब तक चली आ रही थी? अंग्रेज़ों के टाइम तक चली आ रही थी, 1600 ईस्वी तक चली आ रही थी। तो उन्होंने चेंज कर दिया। फिर 1837 में फ़ारसी को हटाकर अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करा। अंग्रेज़ी भाषा अभी तक प्रयोग में लाई जाती है और उसका यूज़ होता है। फिर हुआ 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया जो थी, क्राउन थी, कौन बनी थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। 1837 से 1900 तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रही थी कि 1813 के चार्टर अधिनियम में अब किसका काल आएगा, किसका राज्यकाल आएगा? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया का काल आएगा। अब ब्रिटेन की रानी कौन रहेगी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। 1837 से 1901 तक का इनका समय था। 1853 के समय दोस्तों क्या हुआ? 1853 का चार्टर अधिनियम है और उस समय रानी कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। और 1853 के समय क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड डलहौजी। कौन बना? लॉर्ड डलहौजी बना, जिन्हें भारत में रेलवे का जनक भी बोलते हैं, जिन्हें भारत में रेलवे का जनक भी बोलते हैं। डलहौजी का एक नाम और था, वो क्या था दोस्तों? उसका नाम था जेम्स एंड्रू रामजे। जेम्स एंड्रू रामजे, ये लॉर्ड डलहौजी का एक और नाम था। लॉर्ड डलहौजी कब तक शासन करता है भारत पर गवर्नर के रूप में? 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने कौन कौन सी नीतियां चलाई? व्यवगत सिद्धांत था इनका, राज्य हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध नीति और कुप्रशासन की नीति। मतलब इनकी जो बनाई हुई नीतियां थी, इनमें क्या होता था? गोद प्रथा निषेध नीति में ये होता था कि अगर किसी राज्य में रानी का या राजा का कोई भी अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था
तो वो अगर वो गोद लेते थे कोई पुत्र तो उसे वह राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। अब जब उत्तराधिकारी नहीं मानते थे तो वह उन्हें उनके राज्य को हड़प लेते थे, तो इसे हड़प नीति भी बोलते हैं। तो यह है गोद प्रथा निषेध नीति। कुप्रशासन की नीति मतलब उस पर गलत आरोप जो हैं उन्हें सही ठहरा देता था, आरोपों को सही ठहरा देता था और कुप्रशासन के आधार पर उनसे वो राज्य भी ले लेता था। इस तरह की नीति थी। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए, जैसे इन्होंने रेल प्रथा रेल शुरू करवा दी, इसलिए इन्हें रेलवे का जनक भी बोलते हैं। और इन्होंने जो भी व्यवगत सिद्धांत के तहत जो भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य आते हैं वो कौन से हैं? सतारा, झांसी, अवध और नागपुर। ये इम्पॉर्टेंट राज्य थे जिनको इन्होंने हड़प लिया था। किसी को कि उत्तराधिकारी नहीं है तब ले लिया, कोई कुप्रशासन के आधार पर वो हड़प लिया। इस आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने इन राज्यों को हड़प लिया था। तो दोस्तों इतनी सारी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये आ जाते हैं थ्योरिकल सब्जेक्ट में आ जाते हैं। जैसे आपको 4 टॉपिक देंगे और उनमें से आपको बताना होगा लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या उन्होंने नियम बना रखे थे, क्या क्या उनकी नीतियाँ थी और किस चीज़ का उन्हें जनक बोला जाता है। तो ये सारे टॉपिक आ जाते हैं और कोई ना कोई इनसे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं इस तरह से आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एक के बाद एक हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। और अगर आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो वो ज़्यादा आपको याद नहीं रहेंगे, मगर इस तरह से कहानी की तरह अगर आपको पढ़ा दूंगी मैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए मैंने इस तरह से पढ़ाना आपको शुरू करा है और इस तरह आपकी जो भी मिडिवल हिस्ट्री है वो पूरी हो जाएगी। इसके आगे दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री नहीं दोस्तों, पॉलिटी जो है वो पूरी हो जाएगी। और हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मिडिवल हिस्ट्री अपनी पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो भी इसी तरह से पढ़ा रही हूँ कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आपको एक टॉपिक याद हो गया तो उसके बाद उससे रिलेटेड अगले आपको टॉपिक भी याद हो जाएंगे और यही क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की आपको तैयारी करा रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप 1-2 बार और रिपीट करके सुनिए, ज़रूर समझ में आएगा। और आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरी अगली क्लास का इंतज़ार करें। थैंक यू।